अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल से हम लाइव हो गए हैं। मेरा नाम शाहनूर बानो खटक है और मैं रोटरी क्लब ऑफ अयूब मेडिकल कॉलेज की जनरल सेक्रेटरी हूँ करंटली। I welcome you all on behalf of our club to our 5th live session of our project that is Medical Students Career Counseling Program. हमारे आज के जो 5th लाइव सेशन है, इसमें जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अहमद सदीक अमार। उन्होंने एमएस किया हुआ है। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम केएमयू इन 2011। उन्होंने अपना एमएस का पार्ट 1 क्लियर किया 2013 और पार्ट 2 2018 में। एंड करंटली ही इज अ कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एट म्यू हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। तो मैं अपने गेस्ट को वेलकम करूंगी, डॉक्टर अहमद सदीक अमार। Thank you, Shanur, for the nice introduction. Thank you so much, Dr. Amar, for joining us today here on our program. तो मेरे ख्याल से let's start with the interview session now. मैं अपने viewers को यहाँ पे बताती जाऊँ कि हमारा जो आज का interview session होगा उसको हम लोग 2 parts से break down करेंगे। जो पहला part होगा उसमें we will understand that what exactly is MS and why should we go for it. और जो second part होगा हमारा interview का, उसपे हम लोग ये जानेंगे कि MS के लिए कैसे apply करना है। तो first things first, Dr. Amar, what exactly is MS? Thank you, Shanu. MS is basically a postgraduate program in Pakistan. It was established before the division of the subcontinent. Before 1947, it was originated in 1917 by British rule in the subcontinent, and still अभी तक वही प्रोग्राम जारी है पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। इंडिया में अभी भी एमएस ही ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। एमएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर मास्टर इन सर्जरी एंड इट्स अल्टरनेटिव इज पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिसिन इज एमडी, विच इज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो पाकिस्तान में और इंडिया में आफ्टर 1947 ये दोनों प्रोग्राम उसी तरह जारी थे जिस तरह बिफोर द डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वो जारी थे। इंडिया में अभी भी यही है। पाकिस्तान में देन they introduced another degree FCPS, and the both programs of MS and FCPS are going side by side in the Pakistan. सही। तो हमारे पास जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो एक एमएस है और एक एफसीपीएस है। तो इन दोनों में डिफरेंस Yes, in क्या Pakistan we have two programs. Difference इन दोनों में ऐसा इतना नहीं है। Both according to PMDC, both are level 3 postgraduate degree programs. FCPS is basically a private institution जो जिनके साथ टीचिंग हॉस्पिटल एफिलिएटेड है, एंड दे गिव देयर डिग्री फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जो कि एमएस है, विच इज इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इट इज अवार्डेड जस्ट बाय द recommended medical universities. Currently, there are 11 universities in Pakistan which are offering these MSMD programs. सही। तो अगर ये लोग इतने ये दोनों प्रोग्राम्स इतने सेम हैं, तो अगर कोई बंदा एक एमएस करता है और एक एफसीपीएस सर्जरी करता है, तो क्या वो दोनों बराबर होंगे एंड में ट्रेनिंग के बाद? यस, बेसिकली दोनों की ट्रेनिंग भी सेम है। इनकी ट्रेनिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली एफसीपीएस इज अ क्लिनिकल प्रोग्राम एंड एमएसएमडी इज अ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम। बिकॉज एमएसएमडी में आपने जब पार्ट 2 का एग्जाम देना होता है तो उसमें आपने अपने थीसिस का डिफेंस भी करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्लिनिकल और डिफेंस डिग्री दोनों थीसिस दोनों पे ही काफी स्ट्रेस दिया जाता है, और पार्ट 2 के वाइवे में खास पोर्शन मार्क्स रखा जाता है for the thesis evaluation. So, according to PMDC, Pakistan Medical Dental Council, the both are recognized as the level 3 of the basically पाकिस्तान में 4 लेवल की डिग्रीज चल रही हैं। लेवल 1 MBBS है, लेवल 2 में MPhil और दूसरे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जबकि लेवल 3 में FCPS, MS, MD, MDS एंड लेवल 4 इज द सब स्पेशलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं MS, MD के बाद कोई सब स्पेशलिटी में जाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे 2 साल की मजीद ट्रेनिंग चाहिए होगी और मुझे लेवल 4 की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन बेसिकली टू प्रोमोट एंड इन द कैरियर we should have basically these level 3 degree programs, MS और FCPS. सही। तो एमएस और एफसीपीएस की ट्रेनिंग दोनों की सेम है?
100% सेम है, यानी एक ही वार्ड है, यानी हमारे वार्ड में MS FCPS दोनों के ही ट्रेनिंग्स हैं, सेम ट्रेनिंग है, सेम जो वार्ड ड्यूटीज हैं, हर चीज, देयर नो डिफरेंस, विद दे आर जस्ट कंसीडर्ड एज पोस्ट ग्रेजुएट PGRs, लाइक इन KP के आप लोग उसको TMO कहते हो, हमारी तरफ से जी PGR का कंसेप्ट इन पंजाब एंड सिंध, दे आर कंसीडर्ड एज PGRs, देयर नो डिफरेंस कि ये MS है तो इसको क्लिनिकल साइड पे कम रखना है, थीसिस पे ज्यादा रखना है, एंड ये FCPS है तो इसको क्लिनिकल पे ज्यादा रखना है, तो both are going side by side and there is no difference in training between any of them. सही। PGR पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट। Yes, postgraduate in Punjab, everyone after जिसने FCPS या MS का पार्ट 1 किया हो उनको PGRs कहते हैं, और उसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं होती कि वो MS का या FCPS का, ट्रेनिंग 110% दोनों की सेम है। इवन पार्ट 2 में थोड़ा सा आगे डिफरेंस हो जाता है कि उनका एग्जाम CPSP कंडक्ट करती है, तो MS का प्रोग्राम रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। सही। तो डॉक्टर अमर, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर दोनों की ट्रेनिंग सेम है, दोनों का PMDC में लेवल भी सेम रखा गया है, तो व्हाई इज FCPS मोर पॉपुलर राइट नाउ अमंग आवर मेडिकल ग्रेजुएट्स एज कंपेयर टू MS? बेसिकली अवेयरनेस का ही प्रॉब्लम है। जिस तरह हमें बचपन से ही कहा जाता है कि मैट्रिक करनी है, मैं साइंस में करनी है, और तरफ देखना नहीं है, FSC करनी है, मेडिकल करनी है, देखना नहीं है, MBBS करना है, चुप करके कहीं और फील्ड्स में नहीं देखना, यानी हमारा, यानी जिनका बिजनेस माइंड होता है उनके और भी 8-10 रास्ते होते हैं, आर्ट्स है, इस तरह हमें जिस तरह फीडबैक होती है कि बस बचपन से, इसलिए दूसरी बात है KPK वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है कि KPK में भी एक ही वाहिद यूनिवर्सिटी है जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो ये प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रही। तो हमें इसलिए KPK वालों को भी ये अवेयरनेस नहीं है। पंजाब में ये प्रोग्राम काफी अर्से से स्टेब्लिश है, यहाँ के लोग इवन प्रोफेसर तक MS हैं, और दे रीच अप टू द लेवल ऑफ प्रोफेसर आफ्टर डूइंग देयर MS। तो यहाँ लोगों को अवेयरनेस है इस बारे में कि आप अगर वेबसाइट पे देखें, PMDC की वेबसाइट देखें, तो आपको दोनों तरह के प्रोग्राम नजर आएंगे, और आपको दोनों तरह के ही वो, बस एक डिफरेंस ये आप ये समझ लेंगे, जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का थोड़ा सा फर्क होता है, इस तरह इन दोनों डिग्रीज में भी फर्क होता है, वरना काम दोनों एक ही कर रहे हैं। दोनों का इन द एंड जो आउटपुट है वो एक ही है, दोनों ने आप पार्ट 2 करके सीनियर रजिस्ट्रार ही बनना है। सही। तो इसमें जो MS की डिग्री है ये गवर्नमेंट हमें ऑफर कर रही है और FCPS प्राइवेट की तरफ से है। यस, सही। यस, CPS इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वो प्राइवेट की तरफ से ऑफर कर रही है, और जो MS है वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑफर कर रही हैं। सही। तो ये जो हमारे पास MS का भी प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान में किन सूबों में अभी ऑफर किया जा रहा है? बेसिकली मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है इस प्रोग्राम को, तो KPK में तो अभी तक सिर्फ एक ही, पहले तो वो एक ही खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी थी जो अभी रिसेंटली ही बनी है, तो उसमें अभी ये MS का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, कि अभी कोशिश चल रही हैं कि ये प्रोग्राम ऑफर किया जाए। पंजाब चूंकि एक बड़ा सूबा है और इसमें मेडिकल यूनिवर्सिटीज काफी अरसे से हैं, जिस तरह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो 2006 की एस्टेब्लिश है, इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, इस तरह निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। टोटल पाकिस्तान में बलूचिस्तान को छोड़ के सिंध और पंजाब में टोटल 11 यूनिवर्सिटीज हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। सही। तो ऐसी भी कोई बात है कि अगर हम लोग FCPS और MS के एग्जाम पार्ट 1 को हम लोग कंपेयर करें या पार्ट 2 को, तो MS शायद ज्यादा डिफिकल्ट हो या FCPS ज्यादा डिफिकल्ट हो, कंपैरिजन एक दूसरे के साथ? डिफिकल्टी इन द सेंस ये है कि दोनों का कोर्स पार्ट 1 का डिफरेंट है, तो जो अगर FCPS है उसमें आपने सर्जरी में देना है तो आपने सर्जरी की बुक स्टडी करनी है, तो उसके लिए स्पेसिफिक बुक्स हैं जो सर्जरी को ही वो करेंगी, फोकस करेंगी। लेकिन MSMD में जो बेसिकली एग्जाम है, जो JCAT का एग्जाम कहलाता है, जो पंजाब में होता है पूरे पंजाब के लिए JCAT का एग्जाम, तो उसके लिए आपको MBBS में जितनी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बेसिकली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, गायनी, सर्जरी, IENT, तो उसमें से सारे कलेक्टिवली सवाल आएंगे। तो अगर आपकी MBBS में सारे सब्जेक्ट्स में ग्रिप है आपको, तो आपको MSMD आसान लगेगा। अगर FCPS में आपने करना है तो आपने जस्ट ही वो पर्टिकुलर 2-3 सर्जरी रिलेटेड बुक्स जो स्नेल हो गई, बेले हो गई, तो वो पर्टिकुलर पढ़ के आपको बेसिक IENT, गायनी, वो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें। सही हो गया, बिल्कुल। तो अगर हम लोग ये MS की तरफ जाएं, तो इसका इंडक्शन का प्रोसीजर क्या FCPS से डिफरेंट है? क्योंकि ये सिर्फ अगर पंजाब में ऑफर हो रहा है, तो खासतौर पे मैं KPK के स्टूडेंट्स के लिए पूछना चाहूंगी कि हमारी इंडक्शन का कोई कोटा सिस्टम होगा?
हाँ जी, इसमें इस तरह है कि जिस तरह सीपीएसपी एक एग्जाम कंडक्ट करती है और वो ऑल ओवर पाकिस्तान वो एलिजिबल हो जाते हैं कि आपने पार्ट 1 कर लिया अगर एफसीपीएस का, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में आप कर लें। जिस तरह केपीके में है कि पीजीएमआई के थ्रू ही सारे सूबे में इंडक्शन होती है कि आपने फॉर्म अपने जमा कराने पीजीएमआई में, वो फिर मेरिट वाइज आपको जिस जगह आपकी फील्ड के मुताबिक भेजना चाहे तो वो भेजती है। इसी तरह 2015 से पहले एमएस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। एमएस का ये था कि रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी अपना एड निकालती थी और उसी का फिर अपना एग्जाम कराती थी। जिस तरह मेरी 2013 में इंडक्शन हुई है, तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का अपना एक एग्जाम आया, उसकी एड आई, तो वो एग्जाम के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मैं लाहौर गया और मैंने एग्जाम उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके दिया। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वहां जाते थे, निश्तर वाले वहां जाते। आपने जहां का एग्जाम देना है आपने वहीं जाना है। उसके अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो आपने उसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। 2015 के बाद पंजाब में सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी आ गई। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी आप ये समझ लें कि केपीके का जिस तरह पीजीएमआई है कि वो पूरे सूबे में इंडक्शन करता है, इस तरह सेंट्रल इंडक्शन भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेके पूरे सूबे में अपने से उन्होंने इंडक्शन कराना शुरू हो गई। तो उन्होंने कोटा रखा कि 50% ऑफ एफसीपीएस, फॉर एग्जांपल अगर 400 सीट्स एक सेशन में अनाउंस होती हैं तो 200 एफसीपीएस को दी और 200 एमएस को दी, कि जो जे कैट का एग्जाम कर पास करके आएंगे उनको भी 200 मिलेंगी सीटें मेरिट वाइज, और जो एफसीपीएस का करके आएंगे उनको भी मेरिट वाइज आपको सीटें मिलेंगी। ये सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए। जो केपी के और बाकी प्रोविंस जो अगर पंजाब में इंडक्शन कराना चाहें तो उसमें उन्होंने कोटा रख दिया है। तकरीबन 2% ऑफ सीट्स, फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स अनाउंस होती हैं तो 2% आपके आउटसाइड द प्रोविंस के लिए रखी है। उसके लिए आउटसाइड द प्रोविंस वाले बंदे अप्लाई करेंगे और उसमें जिस तरह मेरिट बनता है तो मेरिट वाइज उनकी स्पेशलिटी के पास उनको रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल में जहां वो फील्ड होगी उसमें वहां इंडक्ट किया जाएगा। सही। यहाँ पे आपने हॉस्पिटल्स की बात की है, तो हमारे पास जिस तरह एफसीपीएस तो ऑल ओवर पाकिस्तान है, तो उसके जिस तरह हॉस्पिटल्स में हमें सीट्स ऑफर हो रही हैं, क्या एमएस के हॉस्पिटल्स भी इतने वाइड स्प्रेड हैं पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू एफसीपीएस या कम है? कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली किसी एफसीपीएस या एमएस के लिए बना हो। बेसिकली ऑल आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। और हर, जिस तरह आपको पता है, हर एक मेडिकल कॉलेज का टीचिंग हॉस्पिटल होता है, इस तरह पाकिस्तान में टीचिंग हॉस्पिटल सारे हैं। सीपीएसपी का कोई अपना हॉस्पिटल नहीं है इसमें, वो भी गवर्नमेंट में ही अपने ट्रेनिंग्स भेजती है। तो हम दोनों ने, एमएसएफ और एफसीपीएस वालों ने, इंडक्शन उन्हीं गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल्स में लेनी है। लहदा किसी का हॉस्पिटल नहीं है कि ये फॉर एग्जाम्पल मेयो हॉस्पिटल है तो ये सिर्फ एफसीपीएस का है, इसमें एमएस नहीं होगा। इसलिए और जो फॉर एग्जाम्पल कोई और हॉस्पिटल है, निश्तर है, वो सिर्फ एमएस के एफसीपीएस। हॉस्पिटल एक ही है, उसमें गवर्नमेंट ने दोनों ट्रेनिंग्स को 50-50% रेशो पे दोनों ट्रेनिंग्स को एक ही हॉस्पिटल में भेज दिया है और दोनों की सेम ट्रेनिंग फॉर 4 ईयर्स आपकी जारी रहेगी। सही। तो अगर हम लोग अभी पाकिस्तान के करंट हालात की बात करें, तो क्या उसमें जो हॉस्पिटल्स एमएस का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और वो हॉस्पिटल्स जो एफसीपीएस का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, उन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो कौन से हॉस्पिटल्स की तादाद ज्यादा है? आपके जो वो है एफसीपीएस है, वो सिर्फ हॉस्पिटल जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो। वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसको भी अगर सीपीएसपी रिकग्नाइज कर देती है तो आप वहां भी एफसीपीएस कर सकते हो। लेकिन एमएस होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होगा अगर उसके साथ टीचिंग हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल रिकग्नाइज है पीएमडीसी से। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल केपीके में जिस तरह है डीएचक्यू हॉस्पिटल है, या डी खान की बात करें तो डीएचक्यू हॉस्पिटल है, वो अब रिकग्नाइज्ड है, लेकिन फॉर पर्टिकुलर 3 या 4 स्पेशलिटीज के लिए, तो उसमें आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट अगर एमएस करना है तो आपने सिर्फ गवर्नमेंट की ही यूनिवर्सिटी और उसी के टीचिंग हॉस्पिटल में जाना होगा। सीपीएसपी की तरह आप प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी वो उसमें आप रिकग्नाइज हॉस्पिटल में एमएस अप्लाई नहीं कर सकता। सीपीएसपी वाले प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह हमीद लतीफ हॉस्पिटल है लाहौर में काफी मशहूर, तो वो एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग के लिए भी रिकग्नाइज है। तो आप उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी आप एफसीपीएस की रेजिडेंसी कर सकते हैं अगर वो फील्ड वो वाली है आपकी। सही हो गया, थैंक यू। डॉक्टर अमान, प्लीज ये बताइएगा, बहुत सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स का बहुत इंटरेस्ट होता है इस क्वेश्चन में, कि एमएस का एग्जाम देना या एमएस की ट्रेनिंग कंप्लीट करने पे क्या हम किसी फॉरेन एग्जाम या ट्रेनिंग से एग्जाम्प्ट हो सकते हैं? नहीं, एग्जाम्पशन इन दोनों एग्जाम्स की कहीं भी इंटरनेशनली नहीं है। आपने जिस मुल्क भी जाना है उनके अपने एग्जाम उनके अपने टेस्ट देने हैं, उनकी अपनी ट्रेनिंग करनी है।
बेसिकली अगर घर बैठे आप अगर एमआरसीएस की बात कर रही हैं कि अगर एमआरसीएस जिस तरह लोग दे रहे हैं तो वो एफसीपीएस वाला बंदा भी, उसके लिए आपको एफसीपीएस एमएस की जरूरत नहीं है। आप एमबीबीएस करें और उसके बाद एमआरसीएस करें, लेकिन एमआरसीएस इज नॉट रिकग्नाइज इस पाकिस्तान, और उनके डॉक्टर्स और पीएमडीसी उसको रिकग्नाइज नहीं करती। अगर आप अपने पाकिस्तान के हालात के मुताबिक पाकिस्तान में आपने पहले ये फैसला करना है पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है। अगर पाकिस्तान में रहना है तो एफसीपीएस और एमएस ये दो ही हैं, और उसके बाद अगर बाहर की डिग्री है तो वो अमेरिकन डिग्री है, एफआरसीएस है, ये रिकग्नाइज है, आप इसके थ्रू आ सकते हैं। जिस तरह 1970 से पहले पाकिस्तान के जो मेजर ज्यादा प्रोफेसर थे वो एफआरसीएस होते थे या एफएसीएस होते थे, तो वो आपने वही ट्रेनिंग भी करनी है। एग्जामेशन इनमें से किसी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। शायद एक दो फील्ड की मेडिसिन या एनेस्थीसिया में एग्जामेशन हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी 80% ऑफ द उसमें किसी में एग्जामेशन नहीं है। सही, बिल्कुल। तो चलें, अगर हम लोग पाकिस्तान में एमएस या एफसीपीएस क्लियर कर लें तो क्या इसका फॉरेन में कोई स्कोप है? फॉरेन में स्कोप बिल्कुल है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि सऊदी अरब में हमारे बहुत सारे, अगर आपने, लेकिन उनका मसला ये है कि आपने उनके एग्जाम तो देने ही देने हैं, डीएचए देना है, HADD एग्जाम होता है, HADD एग्जाम जो है वो आपने देना है। दुबई का अपना एग्जाम है, ऑस्ट्रेलिया का AMC है, वो आपने देने हैं एग्जाम, वो कंडक्ट कर लें, उसके बाद आप जा सकते हैं एज ए कंसल्टेंट। लेकिन ये है कि विदाउट अगर आप कहीं ट्रेनिंग में यहाँ करूँ और वहाँ का एग्जाम कंडक्ट करके आप मेरी ये ट्रेनिंग रिकग्नाइज हो जाए तो ये इस तरह नहीं होगा, आपने एग्जाम वहाँ का जरूर देना होगा। सही, तो हम लोग इधर अगर एग्जाम दे दें HAAD का, और यहाँ पे हम लोगों ने एमएस किया हो तो हम जी, वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज ए कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही, हम लोग अपनी फेज 1 को रैप अप करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। मैं इधर आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगी कि क्या मेडिकल ग्रेजुएट्स को एमएस करना चाहिए? अगर पाकिस्तान में रहना है, और जो मेरी ओपिनियन है सबके लिए, आप जो हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में, मेडिकल स्टूडेंट्स दिन ब दिन ज्यादा होते जा रहे हैं। जब 2005 में मैंने एमबीबीएस का एग्जाम दिया था, उस टाइम कोई तकरीबन मेरा जो कंपटीशन था वो अमंग 28,000 स्टूडेंट सिर्फ केपीके में था। उस टाइम पंजाब में कोई 48,000 देते थे। बेसिकली बात यह है कि कंपटीशन बहुत बढ़ है। अगर दोनों प्रोग्राम ही सेम है और दोनों प्रोग्राम ही आपको एक ही रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो आपको जिस प्रोग्राम से ही आपने बेसिकली पर्टिकुलर फील्ड चूज करनी है। अगर आप सर्जरी जानी है तो आप इन दोनों रास्तों में से किसी से भी चल के जनरल सर्जरी की लाइन पे आना है आपने। इससे डजेंट मैटर कि आप किस रूट के थ्रू आए हो, क्योंकि इन द एंड जब एक दफा आप एंटर हो जाते हो दोनों की ट्रेनिंग सेम है। मैंने अभी तक फील नहीं किया कि बीइंग एमएस मुझे कोई सुपीरियरिटी या मुझे कोई इन्फीरियरिटी मिली हो अपने वार्ड में। मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, एंड आई वाज बीइंग इन द एफसीपीएस कैंडिडेट्स के होते हुए भी आई वाज द रजिस्ट्रार ऑफ माय वार्ड। तो इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। आपने ये नहीं देखना कि आप किस डिग्री के थ्रू आए हो। बेसिकली अगर आप काम करोगे तो आपके लिए एफसीपीएस भी अच्छा है, एमएस भी अच्छा है। आप काम नहीं करने वाले, आपकी लगन नहीं है, तो आपके लिए दोनों डिग्री फायदा मंद नहीं है। तो अपनी फील्ड देखिए कि आपने चूज क्या करना है, आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम दोनों का दें। माय ओपिनियन ये दोनों का एग्जाम दें, क्योंकि कुछ पता नहीं है पाकिस्तान के हालात का, सीट्स अनाउंस नहीं होती, पीजीआर को 6-6 महीने पे नहीं मिल रही। तो आप एग्जाम दोनों का दें, और उसके बाद जिस रूट से भी आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हैं उसी रूट के थ्रू जाएं। उस टाइम ये मत देखेंगे आप किस रूट से आए हैं। सही हो गया, बिल्कुल। थैंक यू आपके इस ओपिनियन के लिए। अब हम लोग फेज 2 स्टार्ट करते हैं अपना, जिसमें हम आपसे गाइडेंस लेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर एमएस। तो इसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये करूंगी कि आपको एमएस के प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ज्यादातर मेडिकल ग्रेजुएट्स को नहीं पता होता, स्पेशली इन केपीके। एग्जैक्टली। बेसिकली इन केपीके तो हमें तो सिर्फ एक माइंड ये बनाया जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान में एक ही डिग्री है, वो एफसीपीएस चल रही है। बेसिकली इट्स बिकॉज कि आप एड देखते हो। उस टाइम जो था, उस टाइम अगर रेस्पेक्टिव हर यूनिवर्सिटी अपने एड निकाल रही थी, तो आई वाज इन द 11th मंथ के हाउस जॉब के, जब मुझे इस चीज़ का पता लगा कि देयर इज अनदर डिग्री के एमएस एमडीबी है, तो मैंने इसका पीएमडीसी में और मुख्तलिफ नेट के रिसोर्सेज से इसका वो रिव्यू लिया कि इधर वर्थ इट के आप 4 साल इसके लिए जाएं या ना जाएं। तो पीएमडीसी में भी सेम है। आपको आपके सीनियर्स भी इतने हैं जो कंसल्टेंट लेवल पे पहुंचे हुए थे उस टाइम के, वो भी एमएस थे, प्रोफेसर्स भी एमएस हैं यहाँ के। तो इसमें कोई फर्क नहीं लगा मुझे। तो बेसिकली अखबारों से और न्यूज से और
उससे ही पता लगा कि देयर इज अ प्रोग्राम और मुझे उसमें जाना चाहिए। सही। तो ये एमएस का एग्जाम जो है ये एक साल में कितनी बार कंडक्ट होता है, किन मंथ्स या डेट्स पे, और कितनी अटेम्प्ट्स अलाउड हैं इसमें? पहले तो ऐसा कोई वो नहीं था, पहले तो साल में एक दफा भी हो जाता था, दो दफा भी हो जाता था। मगर 2015 के बाद जब से सेंट्रल इंडक्शन आई है पंजाब में, उसमें साल में 4 दफा इसका एग्जाम होता है, हर 3 महीने के बाद। और उसकी डेट्स हर साल के स्टार्ट में अनाउंस हो जाती हैं। बेसिकली जो एग्जाम है एमएसएमडी का, वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ही लेती है पंजाब का, जे कैट का जो एग्जाम है। तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको साल के स्टार्ट में सारा वो उसका जो होमवर्क है वो मिल जाएगा कि कब एग्जाम होने हैं, कैसे फॉर्म जमा करने हैं और सब कुछ। सही। तो ये आप इसकी सेंट्रल इंडक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरह एमएस क्लियर के बाद करने के बाद सेंट्रल इंडक्शन का क्या प्रोसेस होता है? बेसिकली ये सारा सिस्टम अब ऑनलाइन हो गया कि आपने जब पार्ट 1 का एग्जाम कर लिया तो पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम के नाम से एक वेबसाइट है। आपने पंजाब रेजिडेंसी पीआरपी के नाम से है, पीआरपी की वेबसाइट पे जाना है, पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम, उसमें अपना सारा डाटा एंटर करना है। वो आपसे प्रायोरिटीज पूछते हैं 3 कि आपने कौन सी 3 फील्ड्स हैं, कि अगर पहले में ना हुआ तो सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड क्या है, और आपको आपसे हॉस्पिटल पूछते हैं। जब आप फील्ड सेलेक्ट कर लेते हो, हॉस्पिटल 3 3 अपने ऑप्शन दे देते हो, तो अपने आप फॉर्म वगैरह जमा करके अपनी सारी डिग्रीज वो सब कुछ आपने उसी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। उसके बाद वो एक दिन देते हैं कि इस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा। तो जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो पहली लिस्ट लगती है, उसमें नाम आ जाते हैं कि फलाना बंदे का मेरिट ये बना है, क्योंकि इसमें मेरिट वाइज होता है कि आपका अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आपको 2 नंबर मिलेंगे, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, आपने सारे प्रॉफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो ये सारे मार्क्स भी सामने लिखे होते हैं ताकि डिस्क्रिपेंसी ना रहे, किसी को कोई शक ना हो कि किसका मेरिट ऊपर क्यों चला गया, किसका नीचे क्यों आ गया। तो सबको एक दूसरे का ऑलमोस्ट पता ही होता है कि उसके एमबीबीएस में कितने मार्क्स हैं, ऑलमोस्ट जो कंपटीशन में होते हैं लोग। तो वो लिस्ट पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम की वेबसाइट पे लग जाती है। फिर उसके मुताबिक जिन जिन हॉस्पिटल्स में सिलेक्शन होती है, उन हॉस्पिटल को भी वो लिस्ट भेजी जाती है कि आपके पास ये कैंडिडेट्स आएंगे और इस फील्ड के आएंगे, ये एमएस के इतने आएंगे और एफसीपीएस के ये आएंगे। ये लिस्ट दोनों की पंजाब रेजिडेंसी में दोनों की कंबाइन होती है, एफसीपीएस और एमएस की। दोनों ने इसी पे अप्लाई करना है, एफसीपीएस वालों ने भी और एमएस वालों ने भी। तो दोनों फील्ड्स की जो वेबसाइट पे की लिस्ट होती है वो यूनिवर्सिटीज भेज जाती है, फिर यूनिवर्सिटी अपने इंटरव्यू करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 बंदा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गए हैं, उसमें से 25 एफसीपीएस के हैं, 25 एमएस के हैं, तो उनके फिर कई में इंटरव्यू होंगे, उनके वार्ड एलोकेट किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ सर्जरी के 4 वार्ड हैं। तो अब अगर जनरल सर्जरी के 10 आए हैं तो 2 2 3 3 करके इस तरह उनको वार्ड अलॉट किए जाएंगे और इस तरह आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सही, बिल्कुल। तो ये एफसीपीएस का जो होता है ये ऑल ओवर पाकिस्तान एक ही पेपर कंडक्ट होता है। जो एमएस हाँ है जी। ये जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे आप उसी का पेपर देंगे स्पेसिफिकली? नहीं, अब जे कैट हो गया, 2015 के बाद एक जे कैट का एग्जाम होगा पूरे पंजाब में। वो सिंगल पेपर होगा, सिंगल डे पे होगा, आपने वही एग्जाम देना है। उसके बाद आपने अपनी जब पास हो जाएंगे, रिजल्ट भी उसका अगले दिन आ जाता है, फिर आपने पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम वेबसाइट पे अप्लाई करना है, अपने मार्क्स लिखने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और फिर आपकी जो हफ्ता 10 दिन बाद महीने बाद लिस्ट लगेगी, उसमें आपने देखना है कि आपको अपनी 3 प्रायोरिटी में से किस नंबर पे इंडक्शन मिली है, किस हॉस्पिटल में इंडक्शन मिली है। अच्छा, सही, थैंक यू सो मच। एमएस के एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सिंपल, एमबीबीएस विद हाउस जॉब। अच्छा, हाउस जॉब भी जरूरी है? हाउस जॉब भी जरूरी है। अगर अगर आखिरी 1 2 मंथ हो तो आपको जिस तरह होता है कि प्रोविजनल लेटर दे दिया जाता है, जिस तरह मैंने भी किया था। आखिरी 1 2 मंथ के लिए प्रोविजनल होता है कि जब तक टेस्ट आएगा तो इसकी हाउस जॉब कंप्लीट हो चुकी होगी तो ये अप्लाई कर सकता है। लेकिन पूरे साल के लिए तो वो शायद प्रोविजनल लेटर भी ना दें। सही हो गया, बिल्कुल। आपने अभी एक्सप्लेन भी किया है रजिस्ट्रेशन का मेथड, इसका अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली दोबारा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सप्लेन कर दें कि ऐड देखने के बाद किस तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर टू सिट इन द एमएस एग्जाम? अच्छा, आपने पहले एमबीबीएस करना है, उसके बाद हाउस जॉब करनी है, उसके बाद आपने साल में 4 दफा उसकी डेट्स आती हैं। तो आपने अपनी पसंद की कोई डेट जिसमें आप तैयारी कर सकते हो, तो उसके लिए आपने 4 डेट्स अनाउंस करके अपने जो डेट जिस पे एग्जाम देना है वो डिसाइड करके आपने अप्लाई कर देना है।
बेसिकली ये किंग एडवर्ड, ज़्यादातर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी लेती है या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, लेकिन ये अनाउंस हो जाता है साल के स्टार्ट में। तो आपने रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे, जे कैट की वेबसाइट पे जाके तारीख देख लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल किंग एडवर्ड पूरे जे कैट क्लियर है पूरे पंजाब का, तो आपने यहाँ डॉक्यूमेंट जमा करा देने हैं फीस वगैरह के साथ, और आपने अपनी स्लिप ले लेनी है एग्जाम में बैठने की। रिस्पेक्टिव डेट में आपने जाके एग्जाम देना है। एग्जाम के 1 या 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा वेबसाइट पे ही, आपने वो रिजल्ट देख लेना है। पासिंग परसेंटेज अराउंड 9% या 7% ही है इसमें। तो अगर आप पास हैं तो पास वालों ने फिर जाके पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, और अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ अपलोड करना है, अपनी प्रेफरेंसेस देनी है कि मैं असल जनरल सर्जरी करना चाहती हूँ सबसे पहले, अगर वहां ना हुआ तो मैं फिर एनेस्थीसिया करना चाहती हूँ, जिस तरह अपनी प्रायोरिटी वाइज है। 3 ऑप्शन आपसे मांगेंगे, और हॉस्पिटल आपसे 3 मांगेंगे कि फर्स्ट में अगर मैं हॉस्पिटल लिखता हूँ, सेकंड पे सर्विसेज, थर्ड पे क्या नाम है लाहौर जनरल हॉस्पिटल। तो ये सारी अपनी प्रेफरेंसेस दे देनी है। फिर उसके महीने बाद या 3 हफ्ते बाद एक लिस्ट लगेगी, उसमें फिर आपने अपना नाम देख लेना कि आपको कौन सी फील्ड मिली है और कौन सा हॉस्पिटल मिला है। ठीक, अगर आप मुतफिक हैं इस बात से कि आपको ठीक है अपनी पसंद की जगह मिल गई है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कंसेंट नहीं दी कि मैं नहीं, मुझे ये वो नहीं है कि मैंने ये फील्ड नहीं करनी, तो आपने फिर दोबारा उसके लिए री एप्लीकेशन देनी है। तो वो एक लिस्ट 2 भी लगती है, लिस्ट 3 भी लगती है। अगर वो मेरिट वाइज ऊपर नीचे कोई बंदे ने ज्वाइनिंग ना दी हो तो सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो शायद लिस्ट 2 या 3 में आपका वो बन जाए उसी हॉस्पिटल में। सही हो गया, बिल्कुल। तो ये जो हमारा मेरिट बनता है, तो इसमें रिसर्च का कोई मार्क्स होते हैं या आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस, प्रायर क्लिनिकल एक्सपीरियंस के भी मार्क्स होते हैं? रिसर्च के बिल्कुल मार्क्स होते हैं, 2.5 नंबर होते हैं जो इसमें रिसर्च के भी मार्क्स होते हैं। इसमें आपने एमबीबीएस और हाउस जॉब के बाद बेसिक हेल्थ यूनिट में अगर कितना टाइम गुजारा है तो पर 6 मंथ्स उसके मेरे ख्याल में 2 या 2.5 नंबर है पर 6 महीनों के। तो अब इसलिए लोग यहाँ पंजाब में तो बेसिकली ट्रेंड यही है कि हाउस जॉब खत्म होने के फौरन बाद वो लोग एक बीएचयू पकड़ लेते हैं और साल या 6 महीने कम अज कम उसमें जॉब करते हैं एज ए मेडिकल ऑफिसर। साल के आपके 5 नंबर मिल जाते हैं, और 5 नंबर इज बहुत अच्छी वो है कि आपको मेरिट में काफी ऊपर ले जाए और अपनी पसंद की फील्ड आप ले सकें। तो रिसर्च और बेसिक हेल्थ यूनिट में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम, ये दोनों के नंबर है। सही। आप एमएस के पार्ट 1 के एग्जाम की हम बात करते हैं, क्या आप उसकी ड्यूरेशन बता सकते हैं और नंबर ऑफ पेपर्स बता सकते हैं कि कितने पेपर्स देने होते हैं और कितने ड्यूरेशन के होते हैं? 2 पेपर होते हैं मेरे ख्याल में 3 घंटे के, तो 100 नंबर के दोनों ही होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। तो बेसिकली उसमें सब कुछ यही होता है कि आपके जो एमबीबीएस के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें से परसेंटेजेस होती हैं जो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कि इतने एनाटॉमी से इतने सवाल आएंगे, फिजियोलॉजी से, लेकिन वो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी सब के लिए सेम होगा। उसमें ये नहीं है कि सर्जरी है तो इसमें एनाटॉमी ज्यादा आएगी, मेडिसिन है तो इसमें फिजियोलॉजी ज्यादा आएगी। वो हर सब्जेक्ट से रेशो वाइज सेम ही होगा, उसमें सेम सवाल आएंगे हर सब्जेक्ट में से। सही हो गया, बिल्कुल। और इसके एमएस का पेपर कंडक्ट करने के लिए पाकिस्तान में टेस्ट सेंटर्स कौन से होंगे? टेस्ट सेंटर तो अब बेसिकली जो बड़ी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की हैं वो किंग एडवर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, यही 2 ही हैं। क्योंकि ये वो है ज्यादा वो पुरानी भी है, पुरानी मतलब कि ज्यादा सीनियर है इनमें, तो ज्यादातर किंग एडवर्ड ही कंडक्ट करती है। तो वो अपने हॉल जहाँ एग्जाम कंडक्ट होता है तो वो लोकेशन स्लिप पे मेंशन होती है, कभी वो पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो जाती है, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉल होते हैं। वो ऑलरेडी आपकी जो एडमिशन स्लिप होगी जब आप फॉर्म जमा कराएंगे उस पर मेंशन होगा कि इस दफा एग्जाम कहाँ होना है, तो आपने रिस्पेक्टिव जगह पे ही जाना है एग्जाम। सही हो गया, बिल्कुल। और एमएस का पार्ट 1 जो है, इसमें हम लोगों ने 2 पेपर्स की बात की है, 3 आवर्स के होते हैं पेपर ए एंड बी। क्या इसके बाद कोई वाइवा या ऑस्की वगैरह भी होती है? इसके बाद जो होता है एक जो अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया है तो पहले तो ये होता था कि एक वीडियो एग्जाम भी होता था जिसमें बेसिकली आप आस्की समझ लें कि आस्की टाइप का भी होता था, लेकिन अब जब से जे कैट और ये आई है इसमें से भी रिटन एग्जाम ही है। सिर्फ रिटन एग्जाम है, सही हो हाँ गया। जी। रिटन एग्जाम्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं एमएस में, और उसके लिए आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे? बुक्स जो बेसिकली चल रही हैं वो तो ये है कि एक जो फर्स्ट एड चल रही है जो एफसीपीएस के लिए भी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, उसके हर साल एडिशन आते रहते हैं। इसके अलावा गेट वे टू एमएस एमडी है। बेसिकली ये पूल ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल के जो एमएस के एग्जाम हो रहे हैं उनके पूल है बेसिकली।
तो आपने वही पूल ही ज़्यादा पढ़ना है। और इसके अलावा जो आपने शॉर्ट बुक्स हैं सारी सब्जेक्ट्स की, बेसिकली उसमें कैप्लान सीरीज का बड़ा रोल है कि उसमें हर सब्जेक्ट को उसने कवर किया हुआ है। कैप्लान सीरीज हो गई, फर्स्ट एड हो गई, और अगर आपने पिछले पूल की बात करनी है तो पूल की बुक का नाम गेटवे ऑफ MSMD है। ये पूल है पूरे पिछले 10 साल के पेपर्स का, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो क्या MS के पेपर में हमारे पास पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी रिपीटिशन की रेशियो अच्छी है? हाँ बिल्कुल है। अब ये तो किस्मत की बात है, कभी कभार MS का जो एग्जाम होता है वो 50% भी ओल्ड पेपर से आया होता है, कभी कभार एक सवाल भी नहीं आया होता। तो इट डिपेंड्स ऑन लक। सही हो गया, बिल्कुल। और सब्जेक्ट्स कौन से होंगे MS के पेपर के लिए? सारे जो बेसिक MBBS में आप पढ़ते हैं, फ्रॉम एनाटॉमी टू सर्जरी, सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब कुछ। 5 इयर्स में हमने जितने बेसिक सब्जेक्ट्स हाँ पढ़े जी, हैं। जितने बेसिक पढ़े हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ENT, गायनी, सर्जरी, मेडिसिन, इन सब की रेशियो है, जो रेशियो वेबसाइट पे लिखी हुई है कि इसमें से दो सवाल आएंगे, इसमें से 10 सवाल आएंगे, इसमें से 15 सवाल आएंगे, वो रेशियो लिखी हुई है ऑलरेडी, वो मेंशन्ड है। सही हो गया। डॉक्टर अमार, अब आप जी जी। डॉक्टर अब आप प्लीज ये गाइड कीजिएगा कि MS पार्ट 1 का पेपर क्लियर हो गया, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग में इंडक्शन भी हो गई है। अब 5 इयर्स की जो हमारा ट्रेनिंग का प्रोसीजर है उसमें प्लीज हमें गाइड करें कि वो किस तरह होगा। 5 इयर्स की ट्रेनिंग यही है, आपने आपने सेंटर इंडक्शन के थ्रू इंडक्शन हो गई, आपको हॉस्पिटल अलॉट हो गया, आपको अपनी फील्ड अलॉट हो गई, आपने फिर उसके बाद हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग दे दी, अपना सुपरवाइजर को ज्वाइनिंग दे दी। आप सुपरवाइजर बेसिकली प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, ये तीनों बन सकते हैं। तो आपने जिसको ज्वाइनिंग देनी है आपने वो ज्वाइनिंग दे दी। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। पहले 1.5 साल आपकी जनरल सर्जरी, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जनरल सर्जरी की, तो पहले आपकी जनरल सर्जरी में ही ट्रेनिंग रहेगी 1.5 साल। 1.5 साल के बाद जब आपका होगा क्या नाम है, रोटेशन होगी 6 महीने या 8 महीने, उसके बाद आप IMM के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो 2 साल के बाद होता है। IMM में एलिजिबल होने के बाद आपने 2 साल की मजीद ट्रेनिंग करनी है IMM पास करने के बाद। इसी दौरान आपने साइनोप्सिस भी लिखना है इसका। साइनोप्सिस लिखने के बाद साइनोप्सिस लिखने के बाद आपने IMM के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। IMM पास करने के बाद आपने थीसिस लिखना है और 2 साल की मजीद ट्रेनिंग अपने रिस्पेक्टिव जनरल सर्जरी में करनी है, और उसके बाद आपने पार्ट 2 का एग्जाम देना है। सही हो गया। MS और FCTS का जब हम लोग कंपैरिजन करें तो उन दोनों के बीच में रिसर्च का किस में ज्यादा रोल है और कितना रोल है? MS में ज़्यादा रिसर्च कंपोनेंट ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली इट्स रिसर्च डिग्री। तो आपने MS में आपके पार्ट 2 में आपने अपने थीसिस को डिफेंड भी करना है इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, कि आपने क्या स्टडी किया, आपको स्टडी के बारे में कितना पता है। आपने बेसिकली डिफेंड करना है, उसमें सवाल करना है। CPS में ये नहीं है, उसमें सिर्फ आपने डिपॉजिट करना है। तो उसमें थीसिस का इतना रोल नहीं है, वो बेसिकली क्लिनिकल डिग्री है उसमें। सही हो गया, बिल्कुल। MS का स्कोप क्या है? स्कोप अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में तो आपने उसी रास्ते पे चलना है जिस तरह दोनों डिग्री का एंड रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल आप पार्ट 2 क्लियर किया तो आपने आपने MS भी किया और FCPS भी किया, तो आपने सीनियर रजिस्ट्रार ही बनना है। और उसके बाद रिसर्च पेपर और एक्सपीरियंस की बेस पे आपने आगे प्रोमोट होना है। बेसिकली आपने कंसल्टेंट लेवल पे जाने के लिए आपको दोनों में से कोई एक डिग्री चाहिए होती है। तो पाकिस्तान में तो इनका कोई इतना खास कोई फर्क नहीं है। सही हो गया। क्या आप मुझे सुन सकते हैं डॉक्टर अमार? मेरे ख्याल से डॉक्टर अमार का नेट कनेक्शन थोड़ा सा खराब हो गया। हम लोग वेट कर लेते हैं 2 मिनट्स उनके लिए। इस टाइम में अगर आप व्यूअर्स के पास कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप डॉक्टर अमार से पूछना चाहेंगे रिगार्डिंग MS, तो आप प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बॉक्स। और हमारे सेशन के एंड पे हम लोग 10 मिनट्स उसके लिए देंगे और हमारी जो मॉडरेटर होंगी वो उनको हमारे पास स्क्रीन पे शो कर देंगी जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे।
डॉक्टर अमार जो है हमें 2 मिनट्स में अभी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। तब तक मैं थोड़ा सा अपने आज का जो हमारा गाइडेंस सेशन था उसके टॉपिक को एक्सप्लेन करती जाऊं कि हमारे पास पाकिस्तान में 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एक एमडी है और एक एफसीपीएस है। MD/MS/MDS फॉर BDS, और दूसरा हमारे पास FCPS है जिसमें हमारे पास डिफरेंट सर्जरी, मेडिसिन, उनकी स्पेशलिटीज हो सकती हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स इन KPK हमें MS की इतनी गाइडेंस, MS/MD की इतनी गाइडेंस नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली KMU जो है ये प्रोग्राम हम लोगों को ऑफर नहीं करता। मगर पंजाब में दिस इज क्वाइट पॉपुलर राइट नाउ, और ये भी आपको एक कंसल्टेंट की पोजीशन तक लेके जा सकता है। तो जैसे कि डॉक्टर अमार ने हमें ऑलरेडी बताया है कि आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए, आपको किस फील्ड में करना है। And I think Dr. Amar is back with us. तो हमें मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी। डॉक्टर अमार ने यही हमें सजेशन दिया है कि आप CPS और MS दोनों में अप्लाई करें, keep your eyes on the goal। जो भी रास्ता आप पाथ में नहीं करता, आपकी डेस्टिनेशन मैटर करती है। थैंक यू डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। क्या आपको मेरी आवाज सही क्लियर आ रही है? थैंक यू सो मच। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है डॉक्टर? थैंक यू सो मच। हम लोग अपने सेशन बात कर रहे हैं डॉक्टर अमार। कैन यू हियर मी क्लियरली डॉक्टर अमार? जी जी, आवाज आ रही है। सही हो गया। तो हमारा MS पे हम लोग बात कर रहे थे, और वो मेरे ख्याल से वाइंड अप हो गया था क्वेश्चन। तो मैं अपना स्कोप ऑफ आप स्कोप ऑफ MSMD की बात कर रहे हैं? बेसिकली स्कोप पाकिस्तान में मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो उसमें तो आपने दोनों में से कोई एक डिग्री चूज करनी है, और पाकिस्तान में तो उसका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपने दोनों रास्तों से हो के एक ही लेवल पे आना है कि पार्ट 2 के बाद आपने उसी सीनियर रजिस्ट्रारशिप और उसके बाद जाके आपने उसी तरह प्रमोशन और रिसर्च पेपर लिखने हैं। बाकी रास्ता आगे आफ्टर सीनियर रजिस्ट्रार के आगे सब कुछ सेम है। आपने सीनियर रजिस्ट्रार तक ही पहुंचना है, वो इन दोनों रास्तों में से किसी तरह भी आ सकते हैं। हाँ, अगर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान आपका जाने का प्लान है तो वो तो MBBS के बाद ही से लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का बन जाता है कि आपने AMC का एग्जाम देना है या प्लेयर देना है या MRCS देना है या USMLE देनी है। अगर आपका आफ्टर पार्ट 2 के अब आपने फिर जाना है तो उसमें ये है कि आपने पहले उस हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट करके ये पूछना है कि क्या वो इस डिग्री इन दोनों में से किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, और अब क्या आपके वो इसकी बेसिस पे आपको आगे प्रमोट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट हॉस्पिटल की डिफरेंट पॉलिसी में। राइट नाउ इन FCPS MS के बेतहाशा जो लोग हैं वो सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं, दुबई में जॉब कर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले तो इस चीज को ही मानते, तो वो ज्यादातर इसको आफ्टर उनकी अपना सेपरेट एग्जाम और उसी में ही देते हैं। सही हो गया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस डॉक्टर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जितने भी अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो उनके लिए सिंपल है कि आपने एग्जाम, अगर आपने बेसिकली आपने देखनी है कि आपने किस फील्ड में जाना है और वो फील्ड कौन सा हॉस्पिटल सबसे अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जो अपनी देखी थी कि जनरल सर्जरी में जाना है, और जनरल सर्जरी के मैंने जितने भी बेसिकली उस टाइम सर्च किया था तो मेरा हॉस्पिटल वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ देम। तो बेसिकली मेरा इरादा इसी हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी करने का था। तो इसी वजह से मैंने FCPS का रूट या हो या MS का रूट हो, तो उनमें से जो सा रूट मुझे ड्यूरिंग हाउस जॉब में मेरा पहले क्लियर हो गया MS का, तो मैंने उसी में ज्वाइन कर लिया। अब आप लोगों के लिए ओपिनियन यही है कि आप हॉस्पिटल देखें और अपनी फील्ड देखें। तो इन दोनों रास्तों से FCPS या MS से आप उस हॉस्पिटल में वो फील्ड आपको मिलती है, तो इन दोनों से जाने में किसी में कोई हर्ज नहीं है। दो बोथ आर ट्रीटेड एट द सेम। बस आपने अपनी रेजिडेंसी देखनी है, फील्ड देखनी है और हॉस्पिटल देखना है।
सही हो गया, थैंक यू सो मच। वाकई गोल्डन एक एडवाइस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि आई ऑन द गोल। इसके साथ थैंक यू। इसके साथ हमारा क्वेश्चंस मेरी तरफ से खत्म हो गए हैं। मैं मॉडरेटर से रिक्वेस्ट करूंगी अगर व्यूअर्स की तरफ से कोई क्वेश्चंस हैं डॉक्टर अमान के लिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन मोहम्मद इकबाल का है। वुड यू रिकमेंड एमएस और एफसीपीएस if one aims to go into specialized surgery? पाकिस्तान में बेसिकली जो सेकंड स्पेशलिटी है वो अभी तक शुरू नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं ना कि अगर जनरल सर्जरी कर ली है तो उसके बाद जो सब स्पेशलिटीज की बात हो रही है उसमें अभी जो एक रिकग्नाइज हुई है वो सिर्फ ब्रेस्ट सर्जरी की ही सब स्पेशलिटी जो लेवल 4 ऑफ पीएमडीसी हुई है, तो वही रिकग्नाइज हुई है अभी तक। उसके लिए आप जो है दोनों जिन्होंने एमएस किया और जिन्होंने एफसीपीएस किया बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई, और उनकी भी सीट्स डिवाइड हैं कि अगर 6 सीटें हैं तो 3 एफसीपीएस को मिलेंगी और 3 एमएस को मिलेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान में सब स्पेशलिटी इस टाइम जनरल सर्जरी की कोई नहीं है। सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस बेस्ट एमएस एमडी और एफसीपीएस इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स एफसीपीएस बट अदर कंट्री एमडी और एमएस। अगर बेस्ट बेस्ट इन विच सेंस है ये नहीं पता। अगर आप ट्रेनिंग की बात करिए, ट्रेनिंग दोनों की सेम है, तो इसमें तो कंपटीशन तो है नहीं कि बेस्ट इनमें से कौन सा है। क्या आपको अगर एफसीपीएस किया हो तो आपको जल्दी सीनियर रजिस्ट्रारशिप मिल जाएगी, एमएस किया हो तो आपको लेट मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है। वंस यू आर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, दोनों में से कोई भी, आप एक ही रास्ते पे चलना है, आपने आपने सीनियर रजिस्ट्रार बनना है और आगे ही आपने क्या कहते हैं उसी तरह ही प्रोमोट होना है। बेसिकली इंडिया में अभी भी जो है वो एमएस ही चल रहा है, जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है उनका, कि इंडिया का जो भी पोस्ट ग्रेजुएट होगा वो एमएस ही होगा, उनके पास वो डिग्री नहीं है। पाकिस्तान ने ये इंट्रोड्यूस लेटरली 1970s में एक सीपीएसपी के थ्रू एफसीपीएस भी करवा दी, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिकग्नाइज हैं। तो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो स्पेशलिस्ट हैं वो एफसीपीएस भी मिलेंगे और एमएस भी मिलेंगे, लेकिन इंडिया में सिर्फ एमएस ही है जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है। Next question, Mariam Naveed, is the JCAT exam the same for MS, MD, etc.? यस, जे कैट हर फील्ड वालों के लिए सेम है, चाहे वो मेडिसिन का हो, सर्जरी का हो, गायनी का हो, आई का हो, ईएनटी का हो, आर्थो का हो, जिसमें भी आपने जाना है आपने सिंगली जे कैट का एग्जाम पास करना है, जिसमें सारे बेसिक सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। जाहिद खान ने पूछा है एफसीपीएस सर्जरी और एमएस सर्जरी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बेसिकली इसमें यही है कि एमएस डिग्री है वो गवर्नमेंट की एक डिग्री है, जो एफसीपीएस है वो सीपीएसपी अवार्ड करता है। जो सीपीएसपी है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिनका अपना टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है। बेसिकली एफसीपीएस इज अ डिप्लोमा एंड एमएसएमडी इज अ डिग्री ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दोनों यूज करते हैं एज ए ट्रेनिंग सेंटर्स। जब एक ट्रेनिंग सेंटर में दोनों से आ जाते हैं तो फिर उनके बाद उनकी ट्रेनिंग और वो सब कुछ सेम होती है, सिवाय बस यही है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का फर्क है, इसके अलावा कोई खास फर्क नहीं है। डॉक्टर अमर, यहाँ पे मैं अपनी क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपने कहा एफसीपीएस डिप्लोमा है, एमडी डिग्री है, तो क्या इसमें हमें कोई प्रोस एंड कॉन्स मिलते हैं एंड में, डिग्री में डिप्लोमा? नहीं, इसमें प्रो कॉन्स कोई भी नहीं है, क्योंकि पीएमडीसी दोनों को लेवल 3 की डिग्री कंसीडर करती है। जब तक पीएमडीसी के रूल्स हैं ये लेवल 3 की डिग्रीज हैं दोनों, तो आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सा प्रोग्राम है कौन कौन सा प्रोग्राम नहीं है। बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड एज द लेवल 3 प्रोग्राम्स। सही हो गया। हमारे पास क्वेश्चन है मोमना इकबाल का, डू यू थिंक स्पेशलाइज्ड सर्जरी ट्रेनिंग इन पाकिस्तान आफ्टर आइदर एमएस एफसीपीएस इज ऑन पार विद दैट अब्रॉड? इसमें ये है कि ट्रेनिंग जो है बेसिकली पाकिस्तान की और एज कंपेरेटिव टू दी इंटरनेशनल बाहर की ट्रेनिंग डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान में एक ट्रेनिंग हो रही है और बाहर मुल्कों में वो ट्रेनिंग हो रही है, तो बाहर मुल्कों में भी ट्रेनिंग ज़्यादा क्या कह लें आप ऑर्गेनाइज्ड कह लें, वो ज़्यादा है। तो इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश जो एशिया है यहाँ की ट्रेनिंग को वो एज सच वैसे उस लेवल ही कंसिडर नहीं करते
जो वो अपनी ट्रेनिंग्स को कंसीडर करते हैं। दूसरी बात है, अमेरिका का जो FACS एग्जाम है या FRCS एग्जाम है, दे आर रिकग्नाइज वर्ल्ड वाइड, कि उनका सबको पता है कि हम में से बहुत सारे लोग वहीं इसलिए जाना चाहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग रिकग्नाइज पूरे मुल्क, पूरे दुनिया में है। लेकिन FCPS MS अभी पूरी दुनिया में रिकग्नाइज नहीं हुआ। इस वजह से नहीं हुआ कि दे डोंट थिंक कि हमारी ट्रेनिंग का वो लेवल है कि जो हमारे रेजिडेंट्स को उनके सिस्टम में काम करने के काबिल करता है। बिल्कुल। Is the pay for PG same as SPPS and MS? जब आप सेंटर इंडक्शन पॉलिसी के थ्रू इंडक्ट हो जाते हैं, आप PGR हैं। आप ये नहीं है कि आप FCPS हैं या MS, आप PGR हैं। PGR की पे उतनी सेम ही होगी पूरे पाकिस्तान में, या 19-20 का फर्क होगा। हाँ, ये जो एनेस्थीसिया हो गया, रेडियोलॉजी हो गई, इनमें लोग कम जाते थे तो इनकी पे थोड़ी ज्यादा है, 5 या 10,000। लेकिन माइनर फील्ड जिनको कहते थे, या वो तो उनको थोड़ी ज्यादा पे करते हैं। लेकिन आप जब PGR हैं, चाहे वो FCPS के हैं चाहे वो MS के हैं, आपको पे सेम मिलेगी। इसमें कोई फर्क, 1 रुपए का फर्क ही नहीं है। Can we do MS in any hospital of Pakistan? नहीं, ओनली दोज हॉस्पिटल के जो प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। बेसिकली अभी तक पाकिस्तान में 11 यूनिवर्सिटीज हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। हर जगह से ये MSMD नहीं हो सकता। Why there is very low passing percentage in IMM? Any guidelines? पासिंग परसेंटेज कम ही है, पार्ट 1 में भी कम ही है। तकरीबन आपकी 9% या 7% ही पार्ट 1 के लोग पास होते हैं। तो जाहिर बात है कि जब आप एक फिल्ट्रेशन से गुजरते हैं तो पासिंग परसेंटेज तो कम ही होती है। अगर फॉर एग्जांपल इस दफ़ा जो MSMD के कैंडिडेट थे लास्ट JCAT एग्जाम में, वो मोर देन 24 या 22,000 कैंडिडेट्स थे जो एग्जाम दे रहे थे। तो अब जाहिर बात है 22,000 को तो इंडक्शन मिल जाए और 22,000 ही 4 साल के बाद कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट बन के आ जाए, वो नहीं होता उसमें। दूसरी बात यह है कि पासिंग परसेंटेज FCPS MS दोनों की ही बहुत लो है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम कंडक्ट करने वाले और पास करने वाले काफ़ी लकी होते हैं, वरना MS के 4-4 साल 5-5 साल हो गए हैं लोग पार्ट 2 एग्जाम पास नहीं कर रहे। FCPS का भी इसी तरह कि उनके जिस तरह FCPS का होता है कि 3 रिटर्न के बाद अगर आप वाइवा पास ना कर सकें, आपका एक्सपायर हो जाता है। लोगों का एक्सपायर भी हो गया और वो दोबारा रिटर्न दे रहे हैं। तो MS का भी इस तरह है कि उनका पास नहीं हो रहा, उनकी एक्सपायरी 3 अटेम्प्ट के बाद हो रही है, वो दोबारा पार्ट 2 दे रहे हैं। तो ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में ये तो कॉमन है। बाकी थीसिस डिफेंस का भी है इसमें, कि थीसिस आपने डिफेंस करना है और वो सारे पैनल को अपने थीसिस से सेटिस्फाई करना है, तो तब जाके आपको MS का। ये भी एक वजह हो सकती है कि शायद थीसिस में ही काफ़ी फेवरेटिज्म या थीसिस में ही काफ़ी मुश्किल हो लोगों को, क्योंकि हमें बायोस्टैट और मेडिकल स्टूडेंट्स को उन चीज़ों में काफ़ी वीक होते हैं। Okay, Momna Iqbal ने पूछा है, after FCPS in surgery and a bit of training in Pakistan, if you want to go abroad and you have found exams on your backs like MRCS, is it relatively easier to get training post there as compared to going abroad directly after MBBS with exams in Islam? आपने कोई फायदा भी नहीं है अगर आप MRCS, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए रिकग्नाइज नहीं है। आप सिर्फ MBBS और MRCS करके पाकिस्तान में स्पेशलिस्ट की सीट नहीं ले सकते। आपने FRCS होना जरूरी है। MRCS बेसिकली इज अ चार्म कि आपकी डिग्रियों के साथ एक डिग्री लिखी हो, और इन फ्यूचर आपने abroad जाना हो तो आपको MRCS का फायदा होगा। लेकिन MRCS करने के लिए आपको FCPS का फायदा कोई भी नहीं होना। आपने वही पार्ट 1 देना है ऑनलाइन, वही पार्ट 2 देना है जो पहले सेंटर से इंग्लैंड में होता था, पाकिस्तान में भी शायद, या श्रीलंका या दुबई में वो सेंटर बन गया पार्ट 2 के लिए। आपने वही एग्जाम देना। इसके लिए आपको MS जैसी कोई हेल्प नहीं मिलेगी ना। वो इस चीज को कंसीडर करते हैं कि ये पार्ट FCPS का है तो इसको MRCS में रिलैक्सेशन दी जाए, या ये MS के इसको दी जाए। आपने उनके रूल्स का MRCS के लिए इन दोनों में से कोई वो रिलैक्सेशन नहीं है। सही, तो फॉरेन में ट्रेनिंग के लिए MRCS और पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए MS एंड FCPS। यस, पाकिस्तान में अगर आपने करनी है तो इन दोनों डिग्री में से कोई फर्क नहीं है। अगर बाहर जाना, शुरू से MBBS के बाद से ही अपना माइंड बनाएं
कि मैंने बाहर जाना है। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है, केपी के बारे क्यों नहीं ऑफर कर रहे हमें एमएस एंड एमडी प्रोग्राम? कोशिशें तो जारी हैं कोशिशें तो जारी हैं कि खैबर वाले भी इस डिग्री को इंट्रोड्यूस करें, लेकिन बेसिकली पूरे केपीके की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसपे मेरे ख्याल में 8-10 मेडिकल कॉलेज या इससे भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज का भी लोड है, जिसपे एमफिल का भी लोड है, जिसपे वो सारा कुछ है। तो वो एक नया मेरे ख्याल में अपने ऊपर वो नहीं लेना चाहते, लेकिन थ्रू गवर्नमेंट उनसे भी बात हो रही है। जो MSMD की एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी फिजिशियन एंड सर्जन्स, AUPST, वो भी इस एसोसिएशन के थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू बात कर रही है। तो अनकरीब ये वहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा। मोर ओवर अभी भी पंजाब से करके जो लोग MSMD KP के जा रहे हैं, दे आर एट द पोजीशन, जो अपने FCPS वाले फेलो जो है वो जिस पोजीशन पे हैं, दे आर ऑफरिंग द सेम टर्म एंड कंडीशन है, सेम कंसल्टेंसी पोजीशन। सही। क्वेश्चन है, FRC करना ले सकते हैं? FRCS के लिए तो सेपरेट प्रोसीजर है ना, उसके लिए तो आपने अपना वहाँ जाके पहला एग्जाम भी वहीं देना है, आपने रेजिडेंसी भी वहीं देनी है, आपने फिर उसके बाद जाके पार्ट 2 का एग्जाम भी FRC, वो तो बेसिकली सेपरेट सिस्टम के, वो तो आप MBBS से ही शुरू हो जाते हैं। उसमें फिर अगर आपने FRCS के लिए जाना है तो आपको फिर FCPS MS के लिए की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ही MBBS के बाद अपना माइंड बना के, लोग जिस तरह अमेरिका निकल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं, वो सेपरेट सिस्टम है, आप फिर उसी थ्रू जाएं, थ्रू प्लेब या थ्रू क्या नाम है ये MRCS। सही हो गया, बिल्कुल। ओके डॉक्टर अमार, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन वाइंड अप होता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें आज यहाँ ज्वाइन करने के लिए, एमएस के बारे में आपने बहुत ही डिटेल में हमें बताया। थैंक यू सो मच फॉर इस गाइडेंस के लिए। अगर हमें कभी फर्दर चाहिए होगी तो हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अमार। ओके, इसी के साथ ही हमारा आज का 5th लाइव सेशन जो है वो एंड होता है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है रोटरी क्लब ऑफ अयूब मेडिकल कॉलेज का मेडिकल स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, ये हम अपने तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर अमार ने रिपीटेडली ये बात की है कि हम लोगों का स्टार्ट से एक माइंड सेट होता है, हम लोगों को 1-2 मेन स्ट्रीम डिग्रीज के बारे में पता होता है और हम उसी के लिए ही आगे चलते हैं। तो बात ये होती है कि कभी कभार जो साइड वाली डिग्रीज होती हैं, हमें उसका नहीं पता होता, हमें उसके स्कोप का नहीं पता होता, हमारे पास इतनी गाइडेंस नहीं होती, क्योंकि सीनियर्स में जिन लोगों ने वो की होती है उनका रेशियो बहुत कम होता है। तो इस प्रोग्राम का सबसे मेन मकसद यही था कि हम लोग अपनी मेडिकल स्टूडेंट्स को सारी डिग्रीज के बारे में, जितने भी आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एज मेडिकल ग्रेजुएट्स, हम उसके बारे में उनको बताएं, उनको अवेयर करें। उसके बाद ऑफ कोर्स आप लोगों का डिसीजन अपना होगा, मगर वो इंशाल्लाह एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। सारी डिग्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप एक डिसीजन करेंगे। सेकेंडली, इन केस लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं, यू हैव टू मेक अ प्लान बी, तो उसके लिए भी आपके पास हमेशा ऑप्शंस खुले होने चाहिए। विद दैट आई विल एंड टुडेज सेशन। इस सेशन में मैं नेक्स्ट सेशन का भी अनाउंसमेंट करूंगी कि 11 मई को हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर शहरबानो खटक ऑन गाइडेंस ऑन एमफिल। Thank you so much for joining us today. Allah Hafiz.